हम लोग कल मोनोहाइड्रोएल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसमें ई पॉइंट है अमोनिया से क्रिया, और इसी को कहते हैं हाफमैन अमोनोलिसिस। बहुत आसान रिएक्शन है, अमोनिया से क्रिया और हाफमैन अमोनोलिसिस। इसमें बेटा करेंगे क्या, जैसे हमने एल्किल हैलाइड लिया, भाई मोनोहाइड्रोएल्केन पढ़ी नहीं, और इसकी अमोनिया से हमने क्रिया करा दी, काहे की उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में, और इसको गर्म कर दिया। तो सिंपल सी बात है कि अमोनिया का जो NH2 समूह होगा, अमोनिया का जो NH2 समूह होगा वो क्या करेगा, X को जाकर के रिप्लेस कर देगा। अगर इसको बेटा हम प्लस माइनस में तोड़ें तो R के ऊपर प्लस आएगा, X के ऊपर माइनस आएगा, और NH2 के ऊपर माइनस आएगा और H के ऊपर प्लस आएगा। तो H प्लस क्या करेगा बेटा, यहाँ से अपने साथ X को लेकर के बाहर निकल जाएगा। बनेगा क्या, देखो R सिंगल बंद NH2 और माइनस बेटा HX बाहर निकल गया, कोई दिक्कत इसमें। अगर आप चाहो तो बार बार इसकी क्रिया आप एल्किल हैलाइड के साथ में करा सकते हो। कैसे, देखो आप फिर इसकी क्रिया हम किससे करा दें, RX से करा दें, तो फिर वही बात है, इसका एक H और इसका एक X बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, R2NH। ठीक, फिर अगर हम RX के साथ में क्रिया कराएं तो फिर वही बात, इसका X और इसका H बाहर निकल जाएगा HX के रूप में, और क्या बन जाएगा, R3N। अभी भी संभावना है, क्या संभावना है कि अगर हम पुनः इसकी R सिंगल बंद X से क्रिया करा दें तो अब तो बेटा H परमाणु तो बचा नहीं है, अब H परमाणु नहीं बचा कि उसको रिप्लेस कर देगा, तो पूरा का पूरा मोनोहाइड्रोएल्केन जो है वो जाकर के जुड़ जाएगा और बनेगा क्या, R4N प्लस X माइनस। समझ गया नहीं। तो जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ में कराएंगे तो एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ में कराने पर होगा क्या कि पहले नंबर पर HX बाहर निकलेगा, RNH2 बनेगा। ये आपका प्राथमिक एमीन है, ये क्या है, प्राथमिक एमीन है। फिर वही बात, तो क्या बनेगा, द्वितीयक एमीन बनेगा। फिर HX निकल गया बाहर, तो क्या बन गया, तृतीयक एमीन बन गया। और अगले स्टेप में क्या बनेगा बेटा, टेट्रा एल्किल। 4 हो गए ना, 4 हो गए तो क्या बनेगा, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, क्योंकि प्लस RX आ गया ना, अमोनियम हैलाइड। इस प्रकार से अमोनिया के साथ में क्रिया हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान, बस हर बार आपको क्या करना है, H और X को बाहर निकालना है और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन आपके बनते चले जाएंगे। ठीक बात। इसके आगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे एल्कोहलिक KSH के साथ क्रिया। ई के बाद में F आता है, एल्कोहलिक KSH के साथ क्रिया। हिंदी में लिख देते हैं, एल्कोहलिक KSH के साथ क्रिया। KSH का नाम होता है पोटेशियम थायोआल। KSH का नाम क्या होता है, पोटेशियम थायोआल। अब देखो बेटा बहुत आसान रिएक्शन है, जैसे हमने R सिंगल बंद X लिया और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे, KSH से। तो KSH से कराने पर होगा क्या, सिंपल सी बात है कि इसको हम प्लस माइनस में तोड़ें, लेकिन आपको रिएक्शन लिखते समय प्लस माइनस में तोड़ना नहीं है। तो प्लस माइनस में तोड़ेंगे तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। अब क्या होगा बेटा, माइनस वाला प्लस वाले के पास और प्लस वाला माइनस वाले के पास। जैसे ये इतना पार्ट आपका है तो ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और ये किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा,
RSH और प्लस क्या बेटा KX। ठीक बात। ऐसे बेटा अगर हम ले लें C2H5Br और इसकी क्रिया हम KSH के साथ में करा दें तब क्या बनेगा, C2H5SH बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा बेटा KBr बन जाएगा। ठीक, तो जैसे हमारा एल्कोहल होता है ऐसे एथिल थायोवाल और ये क्या बनेगा एल्किल थायोवाल बन जाएगा। समझ गए नहीं। बस ध्यान क्या रखना है आपको, एल्कोहलिक गैसेज आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। क्या लेना है, एल्कोहलिक गैसेज। इसी प्रकार से बेटा अगर हम क्षार धातु के एल्काइनाइडों से क्रिया करा दें, G पॉइंट क्षार धातु के एल्काइनाइडों से क्रिया, तो अब थोड़ा सा आपको अगर एल्काइनाइड का सूत्र पता है तो आपके लिए रिएक्शन में कोई दम नहीं है, लेकिन अगर बेटा सूत्र नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक बात। जैसे अगर हम RX ले लें और इसकी क्रिया हम करा दें किससे, Na सिंगल बंद C ट्रिपल बंद C सिंगल बंद R। ठीक, ईथर की उपस्थिति में करा दें तो और बढ़िया होगा। तो होगा क्या बेटा, देखो भाई सिंपल सा प्लस माइनस में तोड़ोगे, R के ऊपर प्लस आएगा और X के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस आएगा और इस पार्ट के ऊपर क्या होगा माइनस आएगा। तो इस प्लस वाले के साथ कौन जाएगा माइनस वाला, तो कुल मिलाकर के बनेगा क्या RC ट्रिपल बंद C सिंगल बंद R और प्लस क्या NaX। तो कहने का तात्पर्य आपको क्या मिल गया बेटा, उच्च एल्काइन प्राप्त हो गया। मतलब अगर हमें हायर मेंबर का एल्काइन प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी क्षार धातु का एल्काइनाइड है उसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, एल्किल हैलाइड से करा देंगे, अगर हमें हायर मेंबर का एल्काइन प्राप्त करना है। जैसे देखो अगर हम कहते हैं कि हमने C2H5Br ले लिया और इसकी क्रिया हमने करा दी Na सिंगल बंद C ट्रिपल बंद C और सिंगल बंद CH3, ये था हमारा। अब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे बेटा। तो जैसे यहाँ पर बेटा NaX बाहर निकला है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी NaBr बाहर निकल जाएगा। और जब बेटा NaBr बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, C2H5C ट्रिपल बंद C सिंगल बंद CH3, 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंट टू आइन। ठीक बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। रिएक्शन तो आसान ही है, इसकी बहुत आसान रिएक्शन है। इसके बाद बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, है वसी अम्लों के सिल्वर लवण से क्रिया। वसी अम्लों के सिल्वर लवण से क्रिया, जो भी पॉइंट हो H वगैरह, वसी अम्लों के सिल्वर लवण से क्रिया। वसी अम्ल का बेटा सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे उसमें सिल्वर लगा दें तो इसे क्या होगा, देखो इधर हमने R सिंगल बंद X लिया और इसकी क्रिया हम करा दें RCOOH होता है, ये वसी अम्ल है, इसके H को बेटा हटा दें और यहाँ पर हम क्या लगा दें RCOAG। क्यों बेटा, तो क्या बन जाएगा, देखो सिंपल सा प्लस माइनस में तोड़ो, R के ऊपर प्लस आएगा, X के ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस। ये तो जानते हो कि कभी कभार माता जी भी आगे चलती हैं, वही कहानी यहाँ पर है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, तो जब ऑक्सीजन बेटा ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश आएगा, और सिल्वर के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। तो इस माइनस वाले के साथ कौन जाएगा, प्लस वाला, और प्लस वाले के साथ माइनस वाला, तो क्या बन जाएगा, देखो RCOOR और प्लस क्या बेटा AgX।
नहीं समझे, कुछ नहीं है इसमें। ऐसे अगर हम ले लें C2H5Br और प्लस CH3COOAg, तब भी वही बात, एक साथ कौन जाएगा, Br चला जाएगा और बनेगा क्या, CH3COOC2H5 और प्लस क्या बेटा AgBr। ये बन गया बेटा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट ये एक एस्टर है, ये क्या है, एक एस्टर है। और ये भी आपका जो बना था ये क्या था, एस्टर था। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण था और इसका नाम क्या है, सिल्वर एसीटेट। क्या नाम है, सिल्वर एसीटेट। और C2H5Br का नाम तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, क्या है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक बात। तो इस प्रकार से, लेकिन एक बात बेटा ध्यान रखिएगा कि हम तो आपको प्लस माइनस में तोड़ करके समझा देते हैं, लेकिन आपको कॉपी में प्लस माइनस में तोड़ करके नहीं लिखना है कोई भी रिएक्शन, क्योंकि बेटा ये समझाने का एक स्टाइल है। समझाने का क्या है, एक स्टाइल है। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको हम प्लस माइनस में तोड़ करके दिखा नहीं सकते। जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको हम प्लस माइनस में तोड़ करके दिखा नहीं सकते। क्लियर है इस बात को, ध्यान। ये केवल एक आसान करने के लिए रिएक्शन को एक समझाने का तरीका है, जिससे आप आसानी से रिएक्शन को सीख सकें, आपको रिएक्शन सीखने में दिक्कत ना हो, और इसके पीछे उद्देश्य कोई नहीं। श्योर है। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, बी पॉइंट पे आते हैं। अभी तक तो हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। कोई परमाणु या समूह आता था, किसी दूसरे परमाणु या समूह को उसके स्थान से हटाता था और उसकी जगह पे जाकर के लग जाता था। अब हम लोग बी पॉइंट में पढ़ेंगे निराकरण अभिक्रियाएं। निराकरण का मतलब आप लोग जानते हो, निराकरण का मतलब क्या होता है, निकलना। वैसे नी का मतलब होता है निकलना, और साथ में निराकरण भी लग गया। तो जब बेटा कोई परमाणु या समूह बाहर निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निराकरण अभिक्रियाएं। अब हाइड्रोजन और हैलोजन अगर हम बाहर निकालेंगे तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अगर हम भाई 3-4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़े थे, कौन कौन सी, एक तो योगात्मक अभिक्रिया, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक निराकरण अभिक्रिया। निराकरण में मुख्यतः होता क्या था बेटा, जल बाहर निकलता था। निराकरण में मुख्यतः क्या होता था, जल बाहर निकल जाता था, है नहीं। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम अगर एल्किल हैलाइड बेटा कोई ले लें, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लें, जैसे हम कह दें कि हमने CH3CH2Br ले लिया। अब इसमें से हमको H और Br निकालना है। हमको क्या निकालना है, H और Br। तो H और Br निकालने के लिए हमको कौन सा KOH लेना पड़ेगा, एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा। अब देखो ये रिएक्शन फिर आ गई। अभी हम 2 दिन पहले आपको बताए थे कि जब हम एल्कोहलिक KOH का प्रयोग करेंगे तो जो हमें यौगिक प्राप्त होगा वो क्या होगा, एल्कीन होगा। और अगर हम एक्वस KOH का प्रयोग करते, जली KOH का, तो यहाँ से Br हट जाता और उसके लिए तो क्या लग जाता, OH लग जाता। तो कहीं ना कहीं पे आपको अभिकर्मक का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस अभिकर्मक का उपयोग आप करते हैं और किस अभिकर्मक का कार्य क्या होता है। जैसे सांद्र H2SO4 कहीं पर भी लो तो काहे का कार्य करता है, निर्जलीकरण का कार्य करता है। सांद्र H2SO4 का अगर आप कहीं पर भी सांद्र H2SO4 लेते हैं तो वो काहे का कार्य करता है, निर्जलीकरण का। ऐसे KHSO4 वो भी निर्जलीकरण। ऐसे भी आगे रिएक्शन आएंगी कि ऑक्सीकरण करने वाले कौन है, अपचयन करने वाले कौन है। तो ऑक्सीकरण करने वाले, अपचयन करने वाले इन अभिकर्मकों के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इन अभिकर्मकों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और क्या होता है। समझ रहे नहीं। अब जैसे अल्कोहलिक KOH है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या करेगा, निराकरण अभिक्रिया करेगा। निराकरण का मतलब क्या, कोई परमाणु या समूह बाहर निकल जाएगा। निराकरण का मतलब क्या है कि परमाणु या समूह बाहर निकल जाएगा। और जब बेटा परमाणु या समूह बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंतृप्तता आ जाएगी। ठीक, तो होता क्या बेटा है, यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। तो यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा माइनस के रूप में, तो यहाँ पर प्लस आगे से आ जाएगा। और H निकलेगा प्लस के रूप में, तो यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस और प्लस मिलकर के क्या करेंगे, डबल बंध का निर्माण कर देंगे। तो कुल मिलाकर के बनेगा क्या, देखो
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस H2। तो निराकरण का मतलब ध्यान रखिएगा, निराकरण का मतलब होता है बेटा क्या, कि किसी भी परमाणु या समूह का बाहर निकल जाना। परमाणु या समूह के बाहर निकलने के कारण क्या होना, यौगिक का असंतृप्त हो जाना, यौगिक का असंतृप्त हो जाना, अर्थात यौगिक में क्या आ जाना, असंतृप्तता आ जाना। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हम एल्कोहलिक केवच का प्रयोग करेंगे तो वो क्या करेगा, असंतृप्तता आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम ऐसे दूसरा कंपाउंड एक ले लें CH3 CH2 CH Br और CH3। ठीक, अब इस यौगिक को बेटा अगर हम ले लें और इसको भी हम क्या करें, एल्कोहलिक केवच के साथ में गर्म करें, एरो लगा दें, एरो के ऊपर लिख देंगे तो एल्कोहलिक केवच। अगर हम बेटा एरो के ऊपर लिख देंगे तो हमको बैलेंस करने में दिक्कत नहीं होगी, एरो के ऊपर लिख। अब एल्कोहलिक केवच आ गया तो इसका मतलब क्या, आप जान गए कि एल्कोहलिक केवच का कार्य क्या होता है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। अब पॉसिबिलिटी हो गई बेटा दो, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई एल्कोहलिक केवच का कार्य क्या है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो जब बेटा ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो इसके पास में बच्चा दो पॉसिबिलिटी हो गई। दो पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि हाइड्रोजन तो यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये यहाँ से निकाल सकता और एक हाइड्रोजन ये यहाँ से निकाल सकता। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा तो डबल बंद यहाँ पे आएगा, और अगर यहाँ से निकालेगा तो डबल बंद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी आ गई, CH3 CH डबल बंद CH और सिंगल बंद क्या CH3 और प्लस क्या बेटा HBr। ठीक, और अगर यहाँ से निकालेगा तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2 CH और डबल बंद क्या CH2 प्लस HBr। ये बन गया बेटा ब्यूट 2e, और ये क्या बना ब्यूट 1e। ये बेटा इसमें बनता है 80% और ये कितना बनता है 20%। एक आपको नियम हम पढ़ा चुके हैं कक्षा 11 में, वो नियम क्या था, वो नियम था साइटजेफ का नियम। कौन सा नियम था बेटा, साइटजेफ का नियम। और साइटजेफ साहब के नियम में क्या बताया गया था आपको, ये बताया गया था जैसे मार्कोनिकॉफ का और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम था, बिल्कुल उसी प्रकार से क्या था साइटजेफ का नियम था। ठीक, साइटजेफ साहब ने अपने नियम में क्या बताया था कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से निकलेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, न्यूनतम होगी। हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जो निकलेगा वो उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, न्यूनतम होगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन प्राप्त होगा। क्या होगा, अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन प्राप्त होगा। ये किसका नियम था, साइटजेफ का नियम। तो ये तुम्हारा जो उत्पाद बन गया बेटा हमारा कौन सा बन गया, साइटजेफ उत्पाद। और ये वाला जो उत्पाद बना ये कौन सा बना, हाफमैन प्रोडक्ट। हाफमैन साहब ने क्या बताया था कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। तो समझ गए नहीं कि साइटजेफ साहब ने क्या बताया था कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, न्यूनतम होगी, अर्थात हमें अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन प्राप्त होगा। और हाफमैन साहब ने क्या बताया था कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक, जैसे बेटा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ था उसका जस्ट उल्टा क्या है, साइटजेफ और हाफमैन का नियम है। क्लियर है ये बात, समझ गया नहीं।
तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा आगे भविष्य के लिए। ठीक बेटा, धन्यवाद।